साथियों नमस्कार। हाल ही में एक वीडियो प्रकाशित किया गया था, हाउ टू सोल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कैसे किया जाए। इस वीडियो को बहुत पसंद किया गया। इस वीडियो को प्रकाशित करते समय मेरे द्वारा ये कहा गया था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के और वीडियो भी आते रहेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे किए हुए वादे के अनुसार मैं ये वीडियो उसी श्रृंखला में आगे आपके उपयोग के लिए प्रकाशित कर रहा हूँ। उस वीडियो में जो भी कुछ और चीज़ें बाकी रह गई थी उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। पूर्व वीडियो में ये बताया गया था कि जब हम अच्छी पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन की परीक्षा देने जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हल करने के लिए हमें किस तरह की विधि को अपनाना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बताया गया था कि सबसे पहले मान लो कि 100 सवाल हैं और 3 घंटे हैं, तो हम सबसे पहले उन प्रश्नों को बारी बारी से स्पीड के साथ पढ़ते जाएं और जो हमें निश्चित रूप से आते हैं उन पर गोला करते जाएं और नहीं आते हैं उनको छोड़ते जाएं। एक राउंड में हम कम से कम 25 सवाल अवश्य से कर लेंगे 100 में से। और हमारे मस्तिष्क को थोड़ा सा समय चाहिए। कोई चीज़ हमें तत्काल याद नहीं आती है, तो जैसे घर में रखी हुई किसी चीज़ को भी हम भूल जाते हैं और थोड़ी देर में याद आ जाती है कि हाँ हमने वहाँ रखी थी। ऐसे हमारा मस्तिष्क काम करता है। इसको भी ऐसे सवाल जो एक बार में याद नहीं आए हैं थोड़ी देर में याद आ जाएंगे। हमारा अवचेतन मन उन सवालों को ढूंढने में लग जाता है और जब तक आप एक राउंड करके आते ही आपको फिर बता देता है कि इसका उत्तर ये है। इस तरह से दूसरे राउंड में जो सवाल आपने पहले नहीं किए थे उनको सबको पढ़ते जाइए और आप उनमें से जो आपको दोबारा याद आ गए हैं उनको सही करते जाइए। इस बार भी आप निश्चित रूप से 25 सवाल जरूर हल कर देंगे और इसके बाद में फिर तीसरे राउंड में आ जाइए। आपके मस्तिष्क ने जो बहुत ज़्यादा गहरे तल में चले गए थे, ऐसे सवाल जो याद नहीं किए हैं, अब ये तीसरे राउंड में आपको वो हाजिर करेगा। निश्चित रूप से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे राउंड के अंदर आप उनको करेंगे तो कम से कम 20 सवाल अवश्य आप हल कर देंगे। इस तरह से 70% सवाल तो आपके एकदम सही हो गए, जो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। विद्यार्थी ज़्यादातर ये चाहते हैं कंपटीशन वाले कि जो सवाल हमें आते हैं उनकी तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, परंतु जो नहीं आते हैं उनमें हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन सा सही होगा। उस विधि को यहाँ इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ। इसमें हमें 2 तरह से चलना है कि जैसे कोई एक सवाल आता है और उसमें 4 प्रश्न होते हैं और उनमें से जिस प्रश्न के बारे में जो जानकारी हमें पूछी जा रही है, 4 विकल्प में से कोई एक है परंतु हमें मालूम नहीं है। अब हमें छांटना है उनमें से कि 4 में से कौन सा सही है। तो इसमें अपने को एक नेगेटिव विधि काम में लेनी है जिसमें कि ये तो नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, और ऐसे करते करते हम उसको कम कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। आज मैंने पूरी तैयारी की है और उदाहरण के द्वारा जो चीज़ें समझ में आती है वो जल्दी भूलते नहीं और समझ में भी जल्दी आती है। जैसे एक सवाल है कि राजस्थान के नागौर जिले की डेगाना तहसील की मोती डोंगरी में कौन सा धातु पाया जाता है। आपको इसका उत्तर आता है या नहीं आता है, आप इसमें मत जाइए। मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूं और 4 में से सही विकल्प हम छांटेंगे। उसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, वही विधि अन्य सवालों में भी अपने काम में आएगी। नंबर ए लोहा, बी में सोना, नंबर 3 में चांदी और नंबर 4 टंगस्टन। आप इनको ए बी सी डी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब आपको सबसे पहले विचार करना है कि लोहा क्या ये सही है। तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी मात्रा में धातु निकलता है और इसकी तो जानकारी सबको रहती है, और एक छोटी सी डोंगरी में कितना सा लोहा निकलेगा और फिर प्रसिद्ध क्या होगा, चलो ये नहीं हो सकता। फिर सोना, सोना के बारे में आपको यदि पहले से मालूम है कि कोलार के खानों में निकलता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो नहीं है। तो देखो आपको एकदम 50% आपके सवाल सही होने के चांस हो गए, क्योंकि अब केवल 2 ही सवाल बचे हैं, सी और डी। इनमें से आपको चिन्हित करना है। इसका मतलब 50% सवाल आपका सही हो चुका है। 2 में से अब चांदी और टंगस्टन। अब चांदी के बारे में आप विचार करें और टंगस्टन के बारे में विचार करें तो आप देखेंगे कि हाँ चांदी कहीं निकलती तो है, हमने पढ़ा तो है, परंतु यहाँ मोती डोंगरी में तो नहीं निकलती है, ये तो हमें पता है, निकलती तो कहीं और है। और उसके बाद में फिर आपके पास में केवल एक विकल्प बच गया कि हमारे लिए मोती डोंगरी भी नया शब्द है और टंगस्टन भी नया शब्द है, चलो यही होना चाहिए। और ऐसे आइडिया लगा करके आपने डी भर दिया तो आपका ये सही हो गया। इस तरह से थोड़े विवेक से काम लेने पर हमें बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। ये आपका सवाल एकदम सही हो। सवाल नंबर 2, लोक देवता तेजा जी का जन्म किस जाति में हुआ था। तो आपके सामने 4 विकल्प आए, ब्राह्मण, राजपूत, जाट और माली। ए में ब्राह्मण, बी में राजपूत, सी में जाट और डी में माली। आप इनको चारों को पढ़ चुके हैं और आपको मालूम नहीं है, परंतु आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस किस जाति के कौन कौन से देवता होते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि भाई राजपूतों के ज़्यादातर माता जी महाराज की सेवना करते हैं। और फिर हमें यदि याद आ गया तो ब्राह्मणों भी देवी की साधना करते हैं, चंडी की साधना करते हैं। तो इसका मतलब ये तो दो तो नहीं हो सकते, जाट और माली दोनों में से कोई एक जाति के हैं। तो फिर आप ये देखेंगे कि मालियों में कोई तेजा जी का नाम सुना नहीं, आपने नहीं सुना, तभी तो ये प्रश्न पैदा हुआ है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आप थोड़ा सा दिमाग विचार डाल के करेंगे कि चलो इसमें ये लोक देवता कोई हैं बहुत प्रसिद्ध, इसलिए इनका ये नाम आया है। और जाति के हिसाब से भी देखे जाए तो कोई जाति जाटों और मालियों में से है। कौन सी भरेंगे आपको पता नहीं है, तो आप चलो ज़्यादा संख्या में कौन सी जाति है कि जाट ज़्यादा संख्या में है, तो चलो बड़ी जाति है गिनती के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, चलो अपने तेजा जी का भर देते हैं जाट। और ऐसे आपने अंदाज लगा करके भर दिया तो आपका ये सही हो गया। इसी प्रकार से एक और तीसरा सवाल मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे प्रसिद्ध लोक देवता हरिराम बाबा का मेला कहाँ भरता है। आपको आता है, इसकी कोई बात नहीं है। आपको तो ये देखना है कि इनमें से हम राइट चॉइस कैसे करें। और ये राइट चॉइस करनी यदि हमने सीख ली, इसको तुक्का लगाना भी कहते हैं, पर ये तुक्का नहीं है सही में, ये विवेक और बुद्धि से किया वाले है। तुक्का कोई इतनी कामयाब चीज़ नहीं होती है, तीर नहीं तो तुक्का ऐसे ही ऐसे कहते हैं, परंतु तुक्के की कोई वैल्यू नहीं होती है। विवेक और बुद्धि से, दिमाग से जो हम प्रश्न करते हैं उसकी ही ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे अनुभव के आधार पर। जैसे एक आया रुणिचा ए, बी में ओसिया, सी में झोड़ा और डी में सालासर। अब हमें यह पता नहीं है कि भाई लोक देवता हरिराम बाबा का मेला कहाँ लगता है। तब हम इन चारों में से ये सोचेंगे कि क्या हमें ये पता है कि किस जगह कौन सा मेला लगता है। तब हमें तुरंत ध्यान में आएगा, हाँ रुणिचा में रामदेव बाबा का मेला लगता है, तो इसका मतलब रुणिचा नहीं हो सकता। तो अब हमारे 1/4% जो है वो एकदम से अलग हो गए और 3/4% भाग बच गया। अतः हमारे लिए और भी नंबर आने के ज़्यादा चांस बच गए। फिर आगे देखेंगे, हमने देखा सालासर। हाँ, सालासर में ये तो सालासर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, सालासर धाम हनुमान जी की है। तो इसका मतलब ये हरिराम बाबा वाला तो सालासर में मेला नहीं कर सकता। तो यहाँ अब आपके 50% काम हो गया है। कितना आसान हो गया है देखो दिमाग के लगाने से। अब दो बचे हैं, ओसियाँ और जोड़ा। तो आप देखेंगे कि ओसियाँ जोधपुर में हैं, और थोड़ा याद करोगे तो आपको ध्यान में आएगा ओसियाँ माता जी महाराज का मेला भरता है। भरता तो है, नाम तो सुना है ओसियाँ में कि जाते तो हैं लोग, और आपने जोड़ा का कभी नाम नहीं सुना है, और हरिराम बाबा का नाम भी मान लो नहीं सुना है। तो ये आपको दोनों अपरिचित लगते हैं। अब आप इसलिए दोनों का गठबंधन कर दीजिए, जोड़ दीजिए और आप भर दीजिए जोड़ा। इस तरह से आप दिमाग लगा करके सवाल करेंगे, तब आपकी इंटेलिजेंसी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और सवाल लास्ट में आपको बता रहा हूँ, जैसे हवा महल कहाँ स्थित है। इसमें 4 विकल्प है, 1 में जैसलमेर, 2 में जोधपुर, 3 में बीकानेर और 4 में जयपुर। अब आपको ये पता नहीं है कि कहाँ पर है, पर है चारों में से एक। तो आप हवा महल का मतलब आप ऐसा अंदाज कर सकते हैं कि कोई ऐसा महल बना होगा जिसमें प्रचुर मात्रा में हवा आती होगी, ज़्यादा खिड़कियाँ होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका आइडिया ये सही है। और उसके बाद में फिर आया जैसलमेर। तो आप ये देखिए कि रेगिस्तान का एरिया है जैसलमेर, और वहाँ खुली हवा चलती रहती है। तो हाँ, हवा महल की वहाँ जरूरत नहीं, पूरा जैसलमेर हवा महल ही है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। बीकानेर जैसलमेर दोनों एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। और तो फिर चलो 50% तो अपने सही हो ही गया, क्योंकि जोधपुर और जयपुर दोनों में से कोई एक है। फिर आप लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है जोधपुर, खुद ही हवा महल है, किले की तरह से ही है, पूरा ऊंचाई है, चारों ओर से हवाई आ रही है। तो फिर आपने सोच समझ करके कहा चलो जयपुर कर देते हैं, और आप गए जयपुर, एकदम सही है। इस तरह से थोड़ा सा विवेक लगा करके, दिमाग लगा करके आप यदि वो विकल्प वाले प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा और बहुत सही हो जाएंगे। आपकी पूरी प्रतिभा का आप उपयोग करेंगे, अनुभव का उपयोग करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद।